नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी पेश होंगे तो सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर में पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच में ईडी जुटी हुई है। तो बंगाल की राजनीति में फिर से सियासी तापमान बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के चर्चित स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है और इसी सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होना है। ईडी कथित तौर पर स्कूल जॉब कैश स्कैम से जुड़े धन शोधन के पहलुओं और कुछ कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी सियासी संकट और बागी सांसदों के मुद्दे से जूझ रही है। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी हाल के दिनों में सीआईडी की पूछताछ का भी सामना कर चुके हैं। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ईडी की पूछताछ को पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि स्कूल भर्ती घोटाला पहले से ही राज्य की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि पूछताछ के दौरान क्या नए खुलासे सामने आते हैं और इसका सियासी असर कितना व्यापक होता है। वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज औपचारिक रूप से उड़ान संचालन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8:05 पर लखनऊ से पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट पहुंची और इसके बाद एयरपोर्ट से पहली उड़ान लखनऊ के लिए रवाना भी हो गई। इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए 28 महिलाओं समेत 170 किसानों को पहली उड़ान में शामिल किया गया था। ये सभी किसान लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और एयरपोर्ट परियोजना के लिए उनका आभार भी व्यक्त करेंगे। किसानों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास, निवेश और वैश्विक संपर्क का नया द्वार साबित होगा। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ लखनऊ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और क्षेत्र के किसानों के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि वर्षों तक खेतों में मेहनत करने वाले किसान अब पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव करेंगे। हालांकि खुशी के इस माहौल के बीच कुछ किसानों ने अपनी लंबित मांगों का मुद्दा भी उठाया। किसानों का कहना है कि अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा, स्थानीय युवाओं को रोजगार और पुनर्वास कॉलोनियों में बेहतर सुविधाओं जैसे विषय अभी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान वो इन मुद्दों को भी उनके सामने रखेंगे। वहीं विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों से जुड़े सभी मामलों के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास और नई संभावनाओं के युग की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं नोएडा में जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप यानी जेसीसी सीजन 8 का भव्य आगाज हो गया है। शहर के होटल पार्क एसेंट में आयोजित हाई वोल्टेज प्लेयर ऑक्शन में खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। अंडर 15 जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए 80 युवा खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई, जहां 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने उभरते क्रिकेट सितारों को अपनी टीम में शामिल किया। इस आयोजन का नेतृत्व पूर्व बीसीसीआई क्रिकेटर और जेसीसी के फाउंडर चेयरमैन राज यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीयूष द्विवेदी ने सीजन 8 की ट्रॉफी और टीम जर्सी का अनावरण किया। इस बार टूर्नामेंट की खास बात यह है कि कई फ्रेंचाइजी टीमों के मालिक और कोच के रूप में पूर्व क्रिकेटर जिम्मेदारी संभालेंगे। वीवीआईपी, लिटिल चैंप्स, बॉडी केयर, रॉयल्स, नोएडा टाइगर्स समेत कुल 10 टीमें इस सीजन में हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर लतिका कुमारी की मौजूदगी भी आकर्षण का केंद्र रही। खेल, मीडिया और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और खास बना दिया। जेसीसी सीजन 8 को लेकर युवा खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अब सभी की निगाहें इस युवा क्रिकेट महाकुंभ के मैदान पर शुरू होने वाले मुकाबलों पर टिकी हुई हैं। सर, आज जेसीसी का 8 सीजन की ऑप्शन है और आप नोएडा टाइगर टीम को ओन कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, जेसीसी के सीजन में मैं इस बार पहली बार आया हूँ और एक टीम को ऑन किया है, नोएडा टाइगर। मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं एक बार खेलेंगे तो एक बार सिस्टम उनका बनेगा, उनके अंदर एक्सपीरियंस आएगा और टीम को लीड करना सीखेंगे, जिससे कि वो आगे चल के इंडिया खेलें और इंडिया का नाम रोशन करें। अब आज आप ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका जो खिलाड़ियों को चयन करने का क्या पैमाना रहेगा? देखो, ऐसा है कि हम सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे कि क्या क्या बच्चों ने क्या क्या किया है, कितना खेले हैं, कहाँ पर खेले हैं और किस टीम के साथ खेले हैं। छोटे बच्चे हैं, अब इनको थोड़ा प्रमोट करने के लिए हम लोगों की व्यवस्था है और हमेशा के लिए इनको जो हमारे कोच हैं उनको सिलेक्ट करेंगे।
ने पहाड़गंज इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं को भी सुरक्षित बचाया। पुलिस के अनुसार मध्य दिल्ली में अनैतिक तस्करी और देह व्यापार की गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। आरोपों की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर डिकॉय ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के तहत एक पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में पहुंचा। वहां उसे रुपए लेकर यौन सेवाएं देने की पेशकश की गई। पुलिस के मुताबिक डिकॉय ग्राहक ने पहले से चिन्हित 1800 रुपए स्पा संचालक को दिए, जिसके बाद उसे एक महिला से मिलवाया गया। पूर्व निर्धारित संकेत मिलते ही पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर पर छापा मार दिया तो तलाशी के दौरान वहां देह व्यापार संचालित होने के सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने स्पा का संचालन कर रहे 29 वर्षीय सैवेद अली उर्फ शबीर को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 5 महिलाओं को भी वहां से मुक्त कराया गया। पुलिस ने उसकी पहचान गोपनीय रखी है। मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के शामली जिले के थाना भवन और ऊन ब्लॉक के विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता सुरेश राणा ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और विभिन्न विभागों की तरफ से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख ऊन रामपाल सिंह, थाना भवन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दीपक कोरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और आनंद पुंडीर, मंडल अध्यक्ष पवन गौतम, रीनू सरोहा और चक्रेश राणा समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने लोगों से सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और मोदी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा के तहत झिंझाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से करीब 57 लाख रुपए कीमत की 285 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। आरोपी की पहचान ग्राम पावटी कला निवासी सादिक पुत्र अबल हसन उर्फ अबलू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, आरोपी की निशानदेही पर चोरी के 10 बैटरी, मोटरसाइकिलों के विभिन्न पार्ट्स, 2 नंबर प्लेट और एलॉय व्हील सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है, जिनका सीधा संबंध शामली के विभिन्न थानों में दर्ज चोरी के मामलों से बताया जा रहा है। सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी कैराना की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट, चोरी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा में सहयोग करने और जनपद को नशा मुक्त बनाने की अपील भी की है। तरह है कि ऑपरेशन सवेरा जो कि डेली सहारनपुर रेंज महोदय द्वारा चलाया जा रहा है, इस संदर्भ में थाना झिंझाना द्वारा एक गुडवर्क किया गया है। इनके द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम सादिक है, जो कि थाना कैराना का रहने वाला है, उसके पास से 285 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 57 लाख रुपए के आसपास है। इसी संदर्भ में जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक जिस पर काम किया गया तो यह पाया गया कि यह चोरी जैसे अपराधों में भी संलिप्त रहता है और इसके ऊपर 12 से ज़्यादा चोरी के अपराध और भी अन्य अपराध इसके ऊपर हैं। इस संबंध में जब और पूछताछ की गई तो पाया गया कि इसके पास से एक चोरी की गई मोटरसाइकिल, जिसको ये इस जो अवैध स्मैक थी और इस तरह के जो अपराध करता था इसमें यूज़ करता था, और बाकी चोरी हुए जो 10 बैटरी थे वो इनके पास से बरामद हुए हैं और बाकी चोरी बाइक के कुछ पार्ट्स के पास से बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि ऑपरेशन सवेरा। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में पार्टी के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर अहम बैठक की, जिससे ममता बनर्जी खेमे की चिंताएं और बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि काकोली घोष दस्तीदार सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई बागी सांसद इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब बागी गुट लोकसभा में अलग पहचान और नई राजनीतिक रणनीति को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का गुट राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि
एनसीपीआई के साथ विलय और एनडीए को समर्थन देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि बागी सांसदों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच सकती है, जिससे उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत 2/3 बहुमत का लाभ मिल सकता है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर किसी भी अलग गुट को मान्यता नहीं देने की मांग की है। भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई इस बैठक ने ये संकेत दे दिए हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते असंतोष और बागी सांसदों की सक्रियता ने ममता बनर्जी के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। शामली के थाना भवन स्थित मोहल्ला हाकीमान में योगेश तायल के तत्वाधान में आयोजित विश्राम दिवस श्रीमद् भगवत कथा में कथा व्यास दिव्य योगी राज राजेश्वर महाराज ने श्री कृष्ण सुदामा की अलौकिक मित्रता और राजा परीक्षित के मोक्ष प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक जीवन का संदेश दिया। महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निष्काम प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च आदर्श है, जो ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में अमीरी, गरीबी, पद और प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होता। उन्होंने कहा कि सुदामा जीवात्मा और श्री कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं। दोनों का मिलन आत्मा और परमात्मा के दिव्य संबंध को दर्शाता है। महाराज ने कहा कि भगवान को भौतिक वस्तुओं से अधिक भक्त का प्रेम, श्रद्धा और समर्पण प्रिय होता है। कथा के दौरान राजा परीक्षित के मोक्ष प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवत कथा के श्रवण से मनुष्य अहंकार, मोह और भय से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। कथा के उपरांत योगेश तायल सहित श्रद्धालुओं ने महाराज का सम्मान किया और उपस्थित भक्तों को तुलसी के पौधे एवं श्रीमद् भगवत की पुस्तक वितरित भी की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया और वातावरण भक्ति में बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। छतारी थाना क्षेत्र के गांव सिद्धगढ़ी के पास एक प्राइवेट बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम में मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ के हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और देर रात तक पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रहे। पुलिस ने मृतक ट्रक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के एसपी क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। आज दिनांक 14/6/2026 को लगभग 10:30 बजे शाम को एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। इसमें एक प्राइवेट बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। बस की सवारियों की चोटें आई हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। सभी मौके पर अस्पताल भिजवा दिया गया है। यातायात सामान्य हो गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गैस सिलेंडर में लगी आग से एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आहार थाना क्षेत्र के गांव सिकोई में हुए इस हादसे में पिता समेत 2 मासूम बच्चे आग की चपेट में आ गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के मुताबिक रिंकू एक दिन पहले ही नया गैस सिलेंडर भरवाकर घर लाए थे। रविवार को उनकी पत्नी जब सिलेंडर को रसोई में लगाने लगी तो उन्हें गैस रिसाव का शक हुआ। इसके बाद उन्होंने रिंकू को बुलाया। रिंकू ने सिलेंडर के पाइप को चूल्हे से अलग कर जांच की और जैसे ही लाइटर जलाकर सिलेंडर को चेक करने की कोशिश की, अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग की लपटों में घिरे रिंकू खुद को बचाने के लिए रसोई से बाहर की ओर भागे, लेकिन बाहर बैठे उनके 14 वर्षीय बेटे हर्ष और 10 वर्षीय बेटी पलक भी आग की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद परिवार की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आनन फानन में तीनों घायलों को अलीगढ़ के कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्या नाम है आपका? बॉबी सिंह। ये जो 3 बच्चे घायल हैं, ये कैसे घायल हुए हैं और कहाँ की घटना है? ये जी सिकोई की घटना है और ये थाना आहर है और इनके पिताजी सिलेंडर लाए थे कल भरवा के। ये घर का सिलेंडर था तो इनकी मिसेज ने ये सिलेंडर लगाया और वो बोली इनसे कि ये गैस कम दे रहा है, तो उन्होंने चेक करा। ये चेक करने लगे उसे, जब ये चेक कर रहे थे बच्चे बाहर किचन के बाहर बैठे थे दोनों। तो जैसे इन्होंने चेक करा ना, पाइप निकाल के चेक करा, उसके बाद जैसे लाइटर जलाया तो लाइटर जलाते ऊपर सिलेंडर ने पूरी आग पकड़ ली
आग पकड़ने के कारण इनके मुंह पे पूरे शरीर पे आई और तुरंत ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा से खोला तो बाहर बच्चे थे, बच्चे भी लपट में आ गए। ये कितने बच्चे घायल हैं इसमें? 2 बच्चे हैं। और कोई घायल है बड़ा में? नहीं, एक इनके पापा हैं और 2 बच्चे हैं। 3 घायल? 3 घायल हैं। घायलों का नाम क्या है? रिंकू है पिताजी का नाम, और हर्ष है बेटे का नाम, और बेटी का नाम है पलक। वहीं दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी नासिर हाफिज खान उर्फ ईरानी उर्फ समीर के गिरोह का महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि MCOCA के तहत शिकंजा कस दिया है। केंद्रीय जिले के DBG रोड थाना पुलिस की जांच में सामने आया कि नासिर हाफिज खान का गिरोह दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लूट, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आपराधिक वारदातों में सक्रिय था और अवैध गतिविधियों के जरिए आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुंबई निवासी नासिर हाफिज खान के खिलाफ करीब 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो पहले भी मुंबई पुलिस की तरफ से MCOCA के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का दावा है कि न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद उसने फिर से अपने गिरोह को सक्रिय कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2026 में उसे गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों तथा अदालतों की तरफ से लिए गए संज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उसका नेटवर्क संगठित अपराध सिंडिकेट की श्रेणी में आता है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके आर्थिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है। वहीं दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में महंगाई का एक और झटका लग सकता है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी कि DERC की तरफ से पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी कि PPAC चार्ज में बढ़ोतरी की मंजूरी दिए जाने के बाद राजधानी में बिजली बिल महंगे होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी का सबसे ज़्यादा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी मासिक खपत 400 से 500 यूनिट से अधिक है। विशेषज्ञों के मुताबिक नए PPAC चार्ज लागू होने के बाद कुछ उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 2.5% से लेकर 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार BSES राजधानी, BSES यमुना और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा। हालांकि दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को फिलहाल इस बढ़ोतरी से राहत मिलने की बात कही जा रही है। बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि बिजली खरीद लागत में वृद्धि के कारण PPAC बढ़ाना आवश्यक हो गया था ताकि बढ़े हुए खर्च की भरपाई की जा सके। वहीं उद्योग जगत ने इस फैसले पर चिंता जताई है और आशंका व्यक्त की है कि बढ़ती बिजली लागत से उत्पादन खर्च बढ़ सकता है। कुछ औद्योगिक संगठनों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर लागत में लगातार बढ़ोतरी होती रही तो कई इकाइयाँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों का रुख कर सकती हैं। वहीं सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गढ़गंगा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवार तड़के से हो रही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गढ़ मुक्तेश्वर पहुंच रहे हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु स्नान के बाद दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा ले रहे हैं। सोमवती अमावस्या को सनातन धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है और मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार घंटों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। गढ़गंगा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है और हर हर गंगे के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्ति में हो उठा है। वहीं दिल्ली NCR के लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। सोमवार सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने पूरे NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए दिन भर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर इनकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से दिन के दौरान कई इलाकों में 2 चरणों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और 9 जून तक रुक रुक कर बारिश और गरज चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सुबह से ही दिल्ली NCR में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, कई जगहों पर मध्यम तो कई जगहों पर तेज़ बारिश देखने को मिली है। लोगों को तपती गर्मी से भी थोड़ी राहत महसूस होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताने की प्रचंड गर्मी के बीच में लगातार अब मौसम ने अपना
करवट बदला है और जिसके बाद आम लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान इस मौसम ने बना दी है। आपको बता दें कि लगातार अब सुबह से ही अब बारिश का जो मौसम है वो हुआ है। कई आधे घंटे के करीब 30 मिनट तक लगातार बारिश जो है वो हुई, जिसके बाद मौसम जो है बिल्कुल ठंडा हो गया, जिसके बाद लोगों को एक प्रचंड गर्मी से बड़ी राहत जो है वो मिलते हुए नजर आ रही है। हालांकि इन सब चीज से अलग प्रशासन ने भी अब आंधी तूफान और बरसात को लेकर भी अलर्ट मैसेज जो है लोगों को फोनों पर भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मैसेज के साथ साथ एक अलर्ट अलार्म भी बज रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगले 3 घंटे तक आंधी तूफान बारिश जो है उससे बचने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है। हालांकि इस अलर्ट को यह भी देखा जा रहा है कि समय रहते आंधी तूफान से कोई जनहानि ना हो सके, इसको लेकर के भी प्रशासन ने ये जो कदम है वो उठाए हैं। बिल्कुल। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र आ रही है और लगातार सुबह से ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं भी कई जगहों पर देखने को मिली हैं। वहीं सुबह से ही हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।